नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की, जनता के भरोसे और बिहार की सेवा का किया जिक्र, नई सरकार को सहयोग देने का किया वादा। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की अटकलों को नीतीश ने खुद ही एक पोस्ट कर हरी झंडी दिखा दी है। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट पर कहा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास कर रहा है और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि नीतीश जी को घोड़े पर तो दूल्हा बनाकर बैठाया है, लेकिन फेरे किसी और के साथ दिला रहा है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि वे राज्यसभा जाना चाहते हैं। हम शुरू से कह रहे थे कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं देगी। आज वही बात सच साबित हो गई। ये सत्ता परिवर्तन जनता की भावनाओं के खिलाफ है। जब 2024 में नीतीश कुमार हमारे गठबंधन से अलग हुए थे, तब भी हमने कहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी जेडीयू को खत्म कर देगी। नीतीश के राज्यसभा जाने को विपक्ष बीजेपी की चाल बता रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बात बार बार कह रही थी वही अब सच साबित हो गई है। G2 द्वारा रची गई साजिश के तहत बिहार में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है। कई मायनों में ये जनता के जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी इतनी जल्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा देगी। जेडीयू के कई लोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हैं। ये पूरी घटना एक तरह से राजनीतिक अपहरण है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने सवाल उठाया कि जो मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक रहा है वही कह रहा है कि वो राज्यसभा जाना चाहता है। आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने लिखा कि बीजेपी ने पहले जेडीयू के शीर्ष पदों पर दलालों को बैठाया और अब वही दलाल मुख्यमंत्री पद बीजेपी को बेच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उनके आवास के बाहर समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को राजनीति से हटाने की साजिश हो रही है। उन्होंने नारे लगाए और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की गाड़ियों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि बिहार की जनता से नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया है और वे उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ समर्थकों ने तो ये भी मांग की कि राज्यसभा में नीतीश की जगह उनके बेटे निशांत को भेजा जाए। वहीं जेडीयू विधायक संजय सिंह ने कहा कि फैसला पार्टी का हो सकता है, लेकिन जनता चाहती है कि नीतीश मुख्यमंत्री बने रहें। सोमवार को लोकसभा सत्र के दूसरे चरण में एक अनोखा नजारा देखने के लिए मिल सकता है। आमतौर पर कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले स्पीकर ओम बिरला उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि सांसदों की बेंच पर नजर आएंगे। वजह है विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष का आरोप है कि बिरला सदन को एक तरफा तरीके से चला रहे हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हो सकती है। नियमों के मुताबिक बिरला को सदन में अपनी सफाई देने का पूरा हक होगा। इतना ही नहीं, वो अपने खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भी वोट डाल सकेंगे। ये मौका संसद के इतिहास में कम ही देखने के लिए मिलता है। राहुल गांधी ने तेल सप्लाई पर खतरे को लेकर चेताया। ईरानी युद्धपोत डूबने पर पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि दुनिया एक बेहद अस्थिर दौर में पहुंच चुकी है। आगे हालात और भी मुश्किल होने वाले हैं। भारत की तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारी 40% से ज्यादा तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। राहुल ने आगे लिखा कि एलपीजी और एलएनजी के मामले में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। ये टकराव अब हमारे आसपास तक आ गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। ऐसे समय में देश को मजबूत और संतुलित नेतृत्व की जरूरत है, मगर इसके उलट भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने देश की रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता कर लिया है।
अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत डूबा, 87 मौतें। नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर भारत से लौट रहा था जहाज। श्रीलंका ने बचाव अभियान चलाकर 32 लोगों को बचाया। श्रीलंका के पास हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया, जिसमें कम से कम 87 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि इन मामलों में एक सैन्य लक्ष्य पर किया गया था। श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर करीब 180 लोग सवार थे और डूबने से पहले उसने मदद का संदेश भेजा था। ये जहाज हाल ही में भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर लौट रहा था। हादसे के बाद श्रीलंकाई नौसेना और वायुसेना ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। अब तक 32 लोगों को बचाया जा चुका है और घायलों का इलाज गाले के अस्पताल में चल रहा है। घटना श्रीलंका की समुद्री सीमा से बाहर हुई, लेकिन श्रीलंका राहत कार्य में पूरी मदद कर रहा है। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमले के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि भारत के अतिथि आइरिस देना को भारत के सामरिक आंगन में अमेरिका द्वारा टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया, जबकि वो भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से घर लौट रहा था। सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी नैतिक साहस दिखाकर इसकी आलोचना करेंगे, ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और श्रीलंका को बचाव तथा राहत प्रयासों में सहयोग देंगे, या इसके लिए भी वॉशिंगटन और तेल अवीव से अनुमति की जरूरत है। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा, ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां भी बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश हैं। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी। भारत ने अमेरिकी दावे को फर्जी और गलत बताया। बयान डगलस मैकग्रेगर के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ था। भारत ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं और अब नौसेना को भारत पर निर्भर होना पड़ रहा है। इस पर भारत का विदेश मंत्रालय तुरंत सामने आया और अपने फैक्ट चेक अकाउंट से बयान जारी कर इसे फर्जी और बेबुनियाद बताया। मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसे मनगढ़ंत दावों से बचा जाए। भारत ने साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव पर गहरी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। 99 यात्राएं, 78 देश, कुल खर्च 815 करोड़ रुपए। सबसे महंगी यात्रा अमेरिका की रही। औसतन हर 6 हफ्ते में एक विदेश दौरा। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 99 विदेश यात्राएं की हैं और 78 देशों का दौरा किया है। इन यात्राओं पर सरकार ने करीब 815 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महंगाई के हिसाब से देखें तो ये रकम आज के मूल्य पर करीब 1000 करोड़ रुपए बैठती है। मोदी ने कुल मिलाकर 352 दिन विदेश में बिताए हैं। औसतन वे हर 6 हफ्ते में एक बार विदेश जाते हैं। एक यात्रा करीब 3.5 दिन की होती है और खर्च लगभग 10 करोड़ रुपए आता है। तुलना करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल में 73 विदेश यात्राएं की थी। मोदी की सबसे महंगी यात्रा 2019 में अमेरिका की रही, जिस पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चीन ने सऊदी विदेश मंत्री से सीधे बात कर जताई चिंता, सैन्य कार्रवाई रोकने और बातचीत शुरू करने की अपील। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चीन सतर्क हो गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि क्षेत्र में जारी लड़ाई का असर सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों पर पड़ रहा है, जो चीन नहीं चाहता। चीन ने सऊदी अरब के संयम और बातचीत से समाधान की नीति की तारीफ की है। साथ ही सभी पक्षों से कहा गया है कि वे सैन्य कार्रवाई रोकें, जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर लौटें और हालात को और बिगड़ने न दें। चीन का मानना है कि शांति और संवाद ही इस संकट का रास्ता है। यूक्रेन खाड़ी देशों में विशेषज्ञ भेजने की योजना बना रहा है। यूएई, कतर, जॉर्डन और बहरीन से ज़ेलेंस्की की बातचीत।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश खाड़ी देशों में अपने विशेषज्ञ भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि उन्हें ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने में मदद मिल सके। जेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने बीते 2 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने अपने मंत्रियों और सैन्य कमांडरों से सलाह लेकर ऐसे विकल्प तैयार करने के लिए कहा है जिससे यूक्रेन की अपनी सुरक्षा भी बनी रहे और इन देशों की मदद भी मिल सके। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करता रहा है, इसलिए उसे पता है कि ऐसे हमलों से कैसे निपटा जाए। इसी अनुभव को अब वो अपने साझेदार देशों के साथ साझा करना चाहता है। 50,000 से ज्यादा एप्स्टीन फाइलें जल्द होंगी सार्वजनिक, कुछ दस्तावेज में ट्रंप पर पुराने आरोपों का जिक्र। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े करीब 50,000 लापता दस्तावेज जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। ये फैसला ट्रंप की सरकार ने लिया है। बताया गया है कि इन फाइलों की दोबारा जांच की गई और अब इन्हें हफ्ते के अंत तक जारी किया जाएगा। इनमें 2019 में एफबीआई को दी एक महिला की गवाही भी शामिल है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 1980 के दशक में एप्स्टीन ने उसकी मुलाकात ट्रंप से कराई थी। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और ट्रंप पहले ही इन्हें गलत बता चुके हैं। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जानबूझकर कई फाइलें रोकी। कांग्रेस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा गया है। रूस ने भारत को तेल सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की। हॉर्मुज मार्ग बंद होने से भारत पर सप्लाई संकट का खतरा। रूस ने कहा है कि वो भारत को ज्यादा कच्चा तेल देने के लिए तैयार है ताकि मध्य पूर्व में सप्लाई में आई रुकावट की भरपाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक करीब 95 लाख बैरल रूसी तेल जहाजों में भारतीय समुद्री इलाके के पास मौजूद है और कुछ हफ्तों में भारत पहुंच सकता है। भारत की बड़ी चिंता ये है कि उसके पास सिर्फ 25 दिन का ही तेल भंडार है। वहीं भारत का करीब 40% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, लेकिन ईरान, अमेरिका, इस्राइल तनाव के बाद ये रास्ता लगभग बंद हो गया है। रूस भारत की जरूरत का 40% तक तेल देने को तैयार है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल कम खरीदे। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत का कहना है कि वो हालात के हिसाब से सप्लाई बदलता रहेगा। नेपाल में युवाओं के आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव। पुराने नेताओं को युवा उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती। 275 सांसद चुने जाएंगे, नतीजे धीरे धीरे आएंगे। नेपाल में आज चुनाव हो रहा है। ये पिछले साल हुए युवाओं के बड़े आंदोलन के बाद पहला चुनाव है जिसमें सरकार गिर गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। तब से देश की कमान अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के हाथ में थी। इस बार मुकाबला पुराने नेताओं और नए युवा चेहरों के बीच में है। लोग अपने नेताओं से नाराज हैं, इसलिए नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने दूर दराज और बर्फीले इलाके तक वोटिंग की पूरी तैयारी की है। संसद के निचले सदन के लिए 275 सदस्य चुने जाएंगे। नतीजे आने में कुछ दिन लग सकते हैं और अगर गठबंधन बनाना पड़ा तो और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तेहरान में धमाकों से जनाजा कार्यक्रम टला। मुज्तबा खामेनेई उत्तराधिकारी के प्रबल दावेदार। हमलों में मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंची। ईरान की राजधानी तेहरान में नए धमाकों के बीच मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनाजे की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। 86 साल के खामेनेई को शनिवार को इस्राएल के हवाई हमले में मारा गया था। उनका शव बुधवार शाम एक बड़ी मस्जिद में रखा जाना था, लेकिन सरकारी मीडिया ने विदाई समारोह टालने की खबर दी। रॉयटर्स के मुताबिक खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं और उत्तराधिकारी बनने के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस बीच तस्निम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अमेरिका इसराइल हमलों में अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप की युद्ध शक्तियां नहीं की जा सकती सीमित। बिल के लिए 47 और खिलाफ 53 वोट पड़े। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध से जुड़ी शक्तियों को सीमित करने के लिए लाया गया बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल के पक्ष में 47 और विरोध में 53 सीनेटरों ने वोट दिया, यानी ये प्रस्ताव बहुमत नहीं जुटा पाया। अगर ये बिल पास हो जाता तो युद्ध से जुड़े किसी भी आदेश से पहले राष्ट्रपति को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती। ये विधेयक हालिया संघर्ष के बाद लाया गया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों और इसराइल पर हमले किए। इस पूरे टकराव के बाद सीनेट में ये ऐसा पहला प्रयास था जो ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.